हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप जिसे कि शिमला मिर्च और कैप्सिकम के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करूंगी कि कैसे इस क्रॉप को हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर यानी कि इसकी संरक्षित खेती कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ऐसी क्रॉप है जो कि दुनिया भर में उगाई जाती है और कैप्सिकम प्रजाति के पौधों से एक इस तरह का फ्रूट मिलता है जिसे कि हम फल कहते हैं, जो कि विटामिन सी में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और पाचन। यानी कि शिमला मिर्च में विटामिन सी एक बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी की जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव, जिससे कि हमारी बॉडी में एंग्जाइटीज़ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनसे हमें बचाता है। और शिमला मिर्च में बहुत सारा फाइबर कंटेंट पाया जाता है जो कि हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। ये तो कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड लाभ थे। अब मैं बात करूँगी कि शिमला मिर्च का जो उपयोग है वो बहुत सारी डिशेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैलेड, सूप, कड़ी और बहुत अनेक सब्जियां होती हैं जो कि शिमला मिर्च में के साथ उगाई जाती हैं और जिनको हम उनके साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो शिमला मिर्च की जो संरक्षित खेती है वो एक अच्छा सुझाव है अगर हम चाहते हैं या फिर हमारा फार्मर चाहता है कि वो अपनी इनकम को डबल करे, क्योंकि पौधों में ज़्यादातर जो बीमारियां रहती हैं वो ख़राब मौसम और जो इंसेक्ट्स रहते हैं उसके द्वारा होती हैं। तो शिमला मिर्च में जो उसकी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर जब भी हम उसकी खेती के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम इसे क्यों उगा रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर जब भी हम शिमला मिर्च को उगाएंगे तो उसमें प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर में अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो वहाँ पर जनरली हम हाई वैल्यू वेजिटेबल्स या फिर हम एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में अपने एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दी है कि क्या होती हैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और हाई वैल्यू वेजिटेबल्स क्या रहती हैं। तो ये इस तरह के क्रॉप्स हैं जिससे कि हम मार्केट में अच्छा रिटर्न और एक अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट हम गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो फ्रेगमेंट हो रही हैं, यानी कि हमारी लैंड होल्डिंग्स जो है वो डिवाइड हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा एरिया है, कल्टिवेबल एरिया है, वो पेरी अर्बन और अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन जो है क्रॉप्स की कम हो रही है। अब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जब भी बात करेंगे शिमला मिर्च की, तो लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे, क्योंकि ये एक इस तरह की क्रॉप है जो डिपेंड करती है कि कौन सी लैंड रेस, कौन सी वैरायटी को हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करें ताकि हमारी क्वालिटी, वेजिटेबल क्वालिटी इम्प्रूव हो और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और साइड बाय साइड बेनिफिट्स मिले। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम जब भी शिमला मिर्च को ग्रो करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि बायोटिक स्ट्रेसेस तो इसमें कम रहेंगे, लेकिन एबायोटिक स्ट्रेसेस का ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होगा वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के जो स्ट्रेस हैं उससे हमने क्रॉप को कैसे सेव करना है। जैसे कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में हम शिमला मिर्च को ग्रो करेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम्स, प्रूनिंग सिस्टम्स और फ्रूट लोडिंग, इस तरह की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर के बारे में। तो कलर जो है शिमला मिर्च का किसकी वजह से होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट या एक केमिकल कंपाउंड जिसे आप कहते हैं कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन की वजह से
कलर है जो शिमला मिर्च का जो कलर रहता है, और पंजेंसी जो है वो कैप्साइसिन कंपाउंड्स की वजह से जनरेट होती है। अब कुछ फ्लोरल डायग्राम के बारे में यानी कि फ्लावर के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह का फ्लावर रहता है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये स्टेमन्स हैं और जो स्टेमन्स हैं वो 5 स्टेमन्स हैं। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये एंथर्स हैं, किस तरह से एंथर्स फिलामेंट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। देन दिस इज़ अबाउट द फीमेल पार्ट, लाइक ओवरी है, देन ओवरी के इनसाइड में ओव्यूल्स हैं, एंड देन प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर सीड्स की फॉर्मेशन होती है कैप्सिकम में, एंड देन लॉक्यूलर पोर्शन ऑफ कैप्सिकम और द ओव्यूल। यहाँ पे राइपन्ड ओवरी की बात करेंगे जो कि फ्रूट है। फ्रूट को हम राइपन्ड ओवरी कहेंगे, और जो प्लेसेंटल रीजन है वहाँ पे सीड्स जो है अटैच हैं। तो ये कुछ जो है ये फ्रूट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगी तो किस तरह से फ्रूट की डेवलपमेंट रहेगी। देन कैप्सिकम को हम पॉपुलरली शिमला मिर्च के नाम से या फिर स्वीट पेपर के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी थ्रू आउट द इंडिया में ग्रो करने की, तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर लगभग हम 10 से 11 महीने की क्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि विटामिन ए और सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी का कंटेंट पाया जाता है, और मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जो कि एक अच्छा रिसोर्स है मिनरल्स का और न्यूट्रिएंट्स का। विटामिन ए का कंटेंट लगभग 8493 इंटरनेशनल यूनिट रहता है, और विटामिन सी का कंटेंट 283 mg पर 100 ग्राम। देन मिनरल्स लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उसका जो लगभग कंटेंट रहता है 14.9 मिलीग्राम मैग्नीशियम, एंड कैल्शियम 13.4 मिलीग्राम। देन कैप्सिकम जो है एक वार्म सीज़न की क्रॉप है, यानी कि हम इस क्रॉप को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, संरक्षित खेती कर सकते हैं अगर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जा रहा है। तो ये जो क्रॉप है ये जैसे कि यहाँ पे बताया वार्म सीज़न की क्रॉप है। वार्म सीज़न की क्रॉप है मींस ये नेटिव थी पहले अफ्रीका की, अमेरिकन कंट्रीज़ की, और ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ सेंट्रल और साउथ अमेरिका। तो बहुत सारे कैप्सिकम के बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, या आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे अदर स्पीशीज़ हैं कैप्सिकम की, जिसमें जैसे चिली पेपर, बेल पेपर और स्वीट पेपर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो अगर इसके बारे में बात करें, इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट और कॉम्पोजिशन के बारे में, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू और वेजिटेबल की जो एक वर्सेटाइल नेचर है वेजिटेबल की, इस वेजिटेबल की उसको इम्प्रूव करता है। तो फाइबर्स का कंटेंट भी साइड बाय साइड मैंने बताया कि जो हेल्दी है डाइजेशन पर्पस से, तो बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है, फ्लेवर्ड वेजिटेबल है, और हिस्ट्री में इस वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा नाम है, क्योंकि लगभग 6000 साल पहले इस वेजिटेबल को ग्रो किया जाता था, और प्रेजेंट डे में जो है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसकी सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हो रही है। अब कैप्सिकम जैसे वेजिटेबल को हम क्यों उस जो आपका प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर ग्रो करें। तो प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करने का मतलब है कि जब हम इस क्रॉप की प्रोडक्शन जो है संरक्षित खेती में ले रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रूट्स की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और फ्रूट्स बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस से फ्री रहेगा। तो कलर्ड कैप्सिकम का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो ज़्यादा डिमांड होने की वजह से होटल और केटरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उस डिमांड को पूरा कर सकता है। देन ट्रेडिशनली ग्रोन ग्रीन कैप्सिकम डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी एंड सीजन यूजुअली yield 20 to 40 टन्स पर हेक्टेयर इन अबाउट 4 to 5 months।
तो जितनी भी वेजिटेबल्स जो ट्रेडिशनली ग्रोन वेजिटेबल थी कैप्सिकम की और इसकी स्पीशीज़ थी, वो सबसे पहले उसके वैरायटी और सीज़न पे डिपेंड करता था कि उसकी ईल्ड कितनी रहेगी। तो ईल्ड लगभग 20 से 40 टन पर हेक्टेयर रहती थी और जो क्रॉप रहती थी वो लगभग 4 to 5 मंथ्स की क्रॉप होती थी। तो ग्रीन हाउस में क्रॉप की ड्यूरेशन और कैप्सिकम में जो कलर की वेरिएशन है उसको भी लिया जा सकता है, यानी कि ग्रीन हाउस में क्रॉप की जो ग्रोइंग सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करके उसकी ड्यूरेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है और लॉन्गर किया जा सकता है। देन कलर्ड कैप्सिकम जो है लगभग 7 से 10 महीनों में प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मिल सकती है और उसकी जो ईल्ड है वो लगभग 80 से 100 टन पर हेक्टेयर रहती है। देन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ साइट, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि किस तरह के साइट की सिलेक्शन की जाए ताकि जो प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कहाँ रेज़ किया जाए ताकि जो क्रॉप है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की ओर जाए। तो इस तरह के प्लेसेस जहाँ पे रेनफॉल ह्यूमिडिटी और ज़्यादा हैं तो वहाँ पर इसकी जो बेल पेपर की जो कल्टीवेशन है वो सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारी फोलियर डिजीज़ का होने का जो है चांसेस रहते हैं। तो और जहाँ पर जो है टेम्परेचर और रेनफॉल मेंटेन रहेंगे और जिन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम रहेगी और जहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी उन एरियाज़ में बैक्टीरियल विल्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। तो बैक्टीरियल विल्ट एक इस तरह की क्रॉप है जो पूरे के पूरे प्लांट को और उसकी मॉर्फोलॉजी को एंड देन प्लांट की प्रोडक्शन को कम कर सकता है। जिस एरिया में विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर भी हमने प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाना है, क्योंकि हमारी जो पॉलीथीन शीट है उसके डिस्टर्ब होने का जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा आएगी। तो किस तरह की सॉइल्स जो हैं वो सूटेबल हैं, तो सबसे पहले वेट ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल्स की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही सूटेबल है प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम कैप्सिकम की कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि सैंडी लोम सॉइल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह की रहती है कि वहाँ पर उन तरह की सॉइल्स में पर्कुलेशन जो है वाटर की बहुत ही बेस्ट पाई जाती है। देन अबाउट द क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, तो कैप्सिकम को किस तरह के क्लाइमेट और सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये क्रॉप जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है एज़ कम्पेयर टू टोमेटो के कंपैरिजन में अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट की डेवलपमेंट से लेके सीड जर्मिनेशन से लेके अबाउट फ्रूट लोड एंड देन फ्रूट हार्वेस्टिंग एंड देयर आफ्टर सीड फॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है और इवन फॉर द कलर डेवलपमेंट। तो ऑप्टिमम जो नाइट टेम्परेचर है जिसमें हम फ्रूट की क्वालिटी को बेस्ट ले सकते हैं वो है आपका 18 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो नाइट टेम्परेचर रहेगा लगभग 18 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर जो है 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहेगा, तो जो ईल्ड रहेगी क्रॉप की वो एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करना है प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो स्वीट पेपर है जिसे कि हम बेल पेपर कह रहे हैं उसके लिए डे टेम्परेचर यानी कि दिन का जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और जो नाइट टेम्परेचर रहना चाहिए वो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होना चाहिए। तो ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा ड्राई विंड्स की वजह से प्रॉब्लम, फ्लावर ड्रॉप की जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को पाई जाती है, तो जिसकी वजह से फ्रूट की सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो सेकेंडली हैवी और कॉन्टीन्यूस रेन्स की वजह से जब हम बाहर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं यानी कि ओपन फील्ड में क्रॉप की ग्रोइंग कर रहे हैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की जो प्रॉब्लम है
वो मेन प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप, इवन द फ्लावर बड ड्रॉप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है इसमें, क्योंकि उसकी वजह से फ्रूट की जो सेटिंग परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। तो सैंडी लोम सॉइल्स बेस्ट रहती हैं क्योंकि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और पीएच लगभग 5.5 से 6.8 डिग्री सेल्सियस तक 6.8 तक रहनी चाहिए। तो यानी कि एसिडिक पीएच ही कैप्सिकम की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। तो क्लाइमेट और सॉइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। देन अबाउट द टेम्परेचर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सीड की जर्मिनेशन के लिए, फ्रूट की सेटिंग के लिए, देन अबाउट द फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन, किस तरह की वैरायटीज़ की सिलेक्शन की जाए ताकि जो स्वीट पेपर है उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। तो वैरायटीज़ का जो रहता है डिपेंडेंस वो लगभग शेप और साइज़ के ऊपर रहती है कि हमें किस तरह की वैरायटी जो है मार्केट में ज़्यादा प्राइस गेन कर सकती है। तो जनरली बॉल शेप्ड वैरायटीज़ और टेपर्ड वैरायटीज़ या फिर बिग राउंड बेल्स टाइप की वैरायटीज़ रहती हैं, तो उन्हीं वैरायटीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फ्रूट है, फ्रूट की फ्लैश किस तरह की होनी चाहिए ताकि उसकी जो कुकिंग क्वालिटी हो वो इम्प्रूव हो। तो यस, फ्रूट की जो थिकनेस है, फ्लैश की जो थिकनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहनी चाहिए ताकि जो कुकिंग पर्पस से बेस्ट रहे। और अगर सैलेड पर्पस से बात कर रहे हैं देन थिन फ्रेश फ्लैश रहनी चाहिए जो कैप्सिकम का पेरिकार्प रहता है। देन अबाउट द लोबिंग, तो इस तरह का जो आप स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं इन्हें हम लोब्स कहते हैं। तो कैप्सिकम में लोब्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि जनरली स्क्वायर शेप्ड या फिर 4 लोब्ड वैरायटी ही रिकमेंडेड होती हैं मार्केट में, क्योंकि ये वैरायटीज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा रिटर्न मार्केट में ले सकती है, अच्छा प्राइस गेन कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट, जिसमें कि मैंने बताया कि कैप्सिकम को हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी रहती है। क्योंकि सबसे पहले बायोटिक स्ट्रेसेस की बात करती हूँ तो कल्टीवेशन जो है सूटेबल है क्योंकि एक्सट्रीम वेदर में प्रोटेक्शन हो सकती है क्रॉप की। देन अबाउट पेस्ट और डिजीज़ जिन्हें कि हम इंसेक्ट्स पेस्ट कहते हैं, तो उनसे भी हम क्रॉप को सेव कर सकते हैं ऑल ईयर द राउंड, क्योंकि और इसका जो मेन इम्पैक्ट रहेगा वो क्वालिटी पे रहेगा। तो क्लाइमेट कंट्रोल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर बहुत ही इजीली किया जा सकता है और एक प्रिसाइज कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशंस, जो भी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट रहती है कैप्सिकम की क्रॉप को ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया कि कितना टेम्परेचर, डे टेम्परेचर रहना चाहिए, नाइट टेम्परेचर कितना होना चाहिए एंड देन ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे रहे हैं एक क्रॉप को, तो यानी कि कैप्सिकम के क्रॉप जो कि बहुत ही सेंसिटिव है टेम्परेचर के रिगार्डिंग और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, तो उस तरह की क्रॉप को जब हम प्रोटेक्टेड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो कैप्सिकम की जो यील्ड है लगभग 30% ज़्यादा गेन की जा सकती है और साइड बाय साइड इसकी जो क्वालिटी रहेगी वो भी इम्प्रूव्ड होगी, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी कलर में, शेप में और साइज़ में। देन रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स यूज़, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे कि मैं क्लाइमेट की बात कर रही हूँ जहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, तो पेस्टिसाइड्स का जो नीड रहेगी वो भी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली हम क्रॉप को गेन कर सकते हैं और ईयर द राउंड क्रॉप की प्रोडक्शन कर सकते हैं। बिसाइड्स कि हमारे आउटसाइड का जो ओपन फील्ड का जो वेदर है वो कैसा
करता है। तो क्लाइमेट का आप देख सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट रोल है अगर हम कल्टीवेशन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं कैप्सिकम की या फिर किसी और क्रॉप की जो कि हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप रहती है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये क्रॉप्स जो हैं वर्टिकली ग्रो करती हैं और इनडिटर्मिनेट तरह की रहती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट हम गेन कर सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। देन ग्रीन हाउस में जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं कैप्सिकम की तो हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, इवन लाइट कंडीशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। देन टनल में भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। टनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पॉलीथीन की कवरिंग के साथ रहते हैं। जैसे कि मैंने टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में बताया, तो यहाँ पे बात की गई है क्लाइमेट की, जो कि 18 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है और वो नाइट का टेम्परेचर रहना चाहिए। तो क्लाइमेट कंट्रोल में हम क्या करेंगे कि जो ग्रीन हाउस है उसका टेम्परेचर रेंज लगभग 20 से 25 डिग्री दिन के लिए सेट करेंगे और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है नाइट के लिए। तो ये और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे लगभग 60 से 80% तक। और उसी तरह से हम लाइटनिंग को भी यानी कि लाइट आवर्स को भी कंट्रोल करेंगे अगर नेचुरल लाइट कम है। एंड वेंट्स तो जैसे मैंने एक लेक्चर में ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके क्या क्या कॉम्पोजिशंस रहते हैं, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशंस क्या है उसके बारे में बताया था। तो मैंने वेंटिलेशंस का, साइड वेंट्स का और टॉप बेड्स के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वहाँ पर एडिक्वेट वेंटिलेशन होगी और जो क्रॉप में हीट और ह्यूमिडिटी का बिल्डअप रहेगा वो कम से कम होगा, यानी कि हीट और ह्यूमिडिटी कम डेवलप होगी अगर वेंटिलेशन प्रॉपर है। तो इस तरह के क्लाइमेट कंट्रोल को अगर हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर प्रॉपर उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तभी हम क्रॉप की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इवन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, जैसे कि बायोटिक स्ट्रेसेस को और एबायोटिक स्ट्रेसेस को भी कम कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं बात कर रही थी वैरायटीज़ की कि मार्केट पर्पस के लिए शेप क्या रहनी चाहिए वैरायटीज़ की, फ्लैश्ड वैरायटीज़, थिक और थिन वैरायटीज़ की कहाँ रिक्वायरमेंट है। देन अबाउट यूरोपियन वैरायटीज़ जैसे कि फिस्टा, टॉकल एंड देन पाकर, जो कि रेड येलो कलर की वैरायटीज़ रहती हैं, और कुछ इजरायली वैरायटीज़ हैं जैसे कि HA1195, HA1038 एंड HA988, देन 1931 सीरीज़ एंड 1598 सीरीज़। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो यूरोपियन और इजराइल कंट्रीज़ में ग्रो की जाती हैं। देन अबाउट द इंडियन वैरायटीज़, इंडिया में कौन सी वैरायटीज़ हैं जो ग्रीन हाउस के लिए सूटेबल हैं। तो सबसे पहले वैरायटी है नन 3010, देन नन 3019, नन 3020 जो है वो येलो कलर की वैरायटी है और 3019 रेड कलर की वैरायटी है। तो नन जो है वो स्टैंड करता है नन हेप्स सीड कंपनी को। एंड देन भारत, महाभारत, जो कि दोनों की दोनों रेड कलर वैरायटी हैं। देन अबाउट गोल्डन समर येलो कलर की वैरायटी रहती है, बॉम्बे रेड कलर की रहती है। देन औरोवेले येलो कलर की वैरायटी है, इंदिरा रेड कलर, हीरा रेड कलर वैरायटी, तन्वी येलो कलर्ड variety, Zamini red color variety, and Boyton is also red yellow color variety. Then about the Pusa Dipti is red color variety, and California Wonder, which is one of the most important variety under the productive structures for capsicum. तो California Wonder जो है वो एक ग्रीन कलर की वैरायटी। देन इस तरह की वैरायटी जो कि एक अच्छा मार्केट में प्राइस गेन कर सकती हैं, उन्हीं वैरायटीज़ को हम कैप्सिकम की उन्हीं वैरायटीज़ को हम ग्रो करेंगे ग्रीन हाउसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि किस तरह की सॉइल की प्रिपरेशन की जाए और रेज्ड बेड या फ्लैट बेड, किन बेड्स पे कल्टीवेशन की जाए प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर किसी भी क्रॉप की, जो कि हम जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च की। तो सबसे पहले हम जब भी सॉइल की प्रिपरेशन करेंगे
तो डीप प्लोइंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं डीप प्लोइंग सॉइल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो ओल्ड रूट्स होंगी, यानी कि जो पुरानी रूट्स रहेंगी वो निकल कर बाहर आ जाएंगी, और कोई भी जो इंसेक्ट्स है, पेस्ट है या कोई पैथोजन है जो सॉइल में सरवाइव कर रहा है, तो वो भी जो है वो सॉइल और सन के बीच का जो एक बैरियर है, ठीक है, उस बैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं हम, ताकि जो हमारी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन को हैम्पर ना करे। जब हमने पेड्स की प्रिपरेशन कर ली है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिप लाइंस, ये ड्रिपर्स हैं जो बेड्स के ऊपर बिछाए गए हैं। तो लगभग ड्रिपर्स का ड्रिप लाइंस का जो साइज़ रहता है, यानी कि 20 मिलीमीटर डायमीटर रहेगा लिटरल, और 2 लीटर डिस्चार्ज रहेगा वाटर का पर ड्रिपर और पर हेक्टेयर, और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहना चाहिए 2 ड्रिपर्स के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए। पर हेक्टेरिया के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। और जो बेड्स का डिस्टेंस है वो लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। और इवन जो ड्रिप लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, जो आप यहाँ पे इस डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी 60 से 65 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। देन नर्सरी रेजिंग, नर्सरी रेजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब भी हम क्रॉप को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के लिए ग्रो करेंगे या फिर किसी भी हाईटेक पॉली हाउस के लिए ग्रो करेंगे, तो नर्सरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि नर्सरी से होने वाली बहुत सारी डिजीज़, जिसे कि हम पौध कहते हैं, पौध में बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो बाहर से, जब हम बाहर नर्सरी लगा रहे हैं, ओपन में नर्सरी लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से डिजीज़ जब हो सकती हैं तो वो हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको हैम्पर कर सकते हैं। तो इसलिए हम सॉइललेस नर्सरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ताकि वायरस फ्री सीडलिंग मिले हमें, क्योंकि बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेप है। जब हम कैप्सिकम की कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं तो एक क्रिटिकल स्टेप आता है नर्सरी रेजिंग का, क्योंकि एक हेल्दी और विगरस सीडलिंग्स की अगर हमें फाउंडेशन रखनी है, उनको ग्रो करना है, तो इसके लिए नर्सरी रेजिंग के लिए सबसे पहले हमें सॉइल की सिलेक्शन करना, कि किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, या फिर सॉइललेस में किस तरह का पॉटिंग मिक्सचर होना चाहिए और कितना पीएच रहना चाहिए। तो लगभग पीएच 6 से 7 के बीच पीएच मेंटेन करेंगे, और जो सीड्स की ट्रे रहेंगी उन्हीं को यूज़ करेंगे, जिन्हें कि हम प्रो ट्रेज भी कहते हैं। देन स्टरलाइजेशन करेंगे ट्रे की लगभग 1% फॉर्मल्डिहाइड के साथ, या फिर ब्लीचिंग करेंगे, प्रॉपर उनको वॉश करेंगे। तो उस तरह से हम नर्सरी की रेजिंग पे जा सकते हैं, क्योंकि मेन एस्पेक्ट हमारा एक हेल्दी और क्वालिटी नर्सरी को गेन करना है। जब हम सोइंग की तरफ जा रहे हैं तो सीड्स को हम कवर करेंगे एक फाइन ग्रेड मीडियम के साथ, और प्रॉपर उसको वाटरिंग करेंगे। जनरली जब टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो उसमें लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही मेंटेन करना है नर्सरी की ग्रोथ के लिए। और जैसे कि यहाँ पे जर्मिनेशन हो गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जर्मिनेशन है। जब सीडलिंग्स की जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने जो कवरिंग होगी मटेरियल की, तो उसको रिमूव कर देंगे, ताकि जो टेम्परेचर है वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने जर्मिनेशन के लिए बताया 24 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस तरह से हम ट्रांसप्लांटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं जब हम नर्सरी रेजिंग कर रहे हैं, और कितने टाइम में नर्सरी हमारी ग्रो कर रही है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग को कि जो ट्रांसप्लांटिंग होगी सीडलिंग्स की उनको डेट कर सकते हैं। यानी कि सोइंग के लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है, जब लीव्स की सेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी या लीव्स प्रॉपरली डेवलप हो जाएगी, लगभग 2 से 3 सेट। देयर आफ्टर स्पेसिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि जो ड्रिपर्स हैं, 2 ड्रिपर्स के बीच का जो स्पेस है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और
ड्रिपर लाइन के बीच की स्पेसिंग 60 से 65 सेंटीमीटर और 2 लीटर डिस्चार्ज होना चाहिए ड्रिपर्स के थ्रू। तो नेक्स्ट आता है प्लांटिंग। तो प्लांटिंग नर्सरी बेड्स की जब हमारी रेडी हो गई है, यानी कि 2 से 3 हफ्तों के बाद, तो हम ट्रांसप्लांटिंग की ओर जाएंगे। तो सीड्स को हम ट्रांसप्लांट करेंगे लगभग 60 बाय 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और एक ग्रीन हाउस में जिसका जो साइज़ 1000 मीटर स्क्वायर एरिया का साइज़ रहता है, तो वहाँ पर हम लगभग 4200 से 4300 सीडलिंग्स को रेज कर सकते हैं। तो कॉमनली अगर कोई भी फार्मर इस तरह की रेजिंग पे जा रहा है तो ये कैलकुलेशन बताई जा सकती है कि 60 बाय 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे 4200 से लगभग 4300 तक के प्लांट्स ग्रीन हाउस में आएंगे। देन अब बात आती है कि किस टाइम पे हमने नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना है। तो नर्सरी के लिए जो बेस्ट टाइम रहता है वो इवनिंग टाइम रहता है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, और इसीलिए इवनिंग में या फिर ट्रांसप्लांटिंग शॉक ना रहे क्रॉप में, तो इसीलिए प्लांट्स को इवनिंग टाइम में ही ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने से पहले हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेटासिस्टॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंसेक्टिसाइड्स को कंट्रोल करना है ग्रीन हाउस के अंदर। और जो पोस्ट ट्रांसप्लांटिंग इन्फेक्शंस हैं, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद हो सकता है आपकी क्रॉप में कोई ना कोई बीमारी देखने को मिले, जैसे कि लीफ कर्ल वायरस, तो उसको भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर मेटासिस्टॉक्स के साथ हम सीडलिंग्स को के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, या सीडलिंग्स की हम ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं क्लोरपाइरीफॉस वगैरह के साथ। देन इस तरह से हम बेड प्रिपेयर करेंगे कैप्सिकम की क्रॉप के लिए। ये क्लोज व्यू है फॉर बेड प्रिपरेशन। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में इनसाइड का व्यू, कि एक हेल्दी क्रॉप नर्सरी को जब ट्रांसप्लांट किया गया ग्रीन हाउस के अंदर, तो क्रॉप की ग्रोथ कितनी इम्प्रूव्ड ग्रोथ है। देन स्टेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉली हाउस में, क्योंकि विदाउट स्टेकिंग जो क्रॉप है वो इतना ट्रिमेंडसली ग्रोन करेंगे कि आपके क्रॉप का वेजिटेटिव लोड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्रॉप जो है डिस्टर्ब हो सकती है और मेन फ्रूटिंग की तरफ नहीं जाएगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेकिंग क्रॉप्स की किस तरह से स्टेकिंग की जाती है। देन दिस इज़ अबाउट द क्रॉप सपोर्ट। तो जब आप यहाँ देखिए कि किस तरह से क्रॉप को सपोर्ट दी गई है, कैसे इस वायर से ट्विनिंग की गई है एक मेन स्टेम पे, देन टू द सेकेंडरी ब्रांचेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैप्सिकम में क्रॉप सपोर्ट किस तरह से रस्सियों को बांधा गया है मेन क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए, और कैसे क्रॉप में ट्विनिंग की गई है, और एक हेल्दी आप यहाँ फ्रूटिंग देख रहे हैं, कितनी अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिल रही है क्रॉप में। देन अबाउट द ट्रेनिंग और प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम ग्रीन हाउस के अंदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं। कैप्सिकम जैसी क्रॉप को लगभग हम 2 या 4 स्टेम पे रखेंगे। तो जैसे कि हमने क्रॉप्स को मान लीजिए ट्रांसप्लांट किया नर्सरी से, तो उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद आप क्रॉप की जो है ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। यानी कि क्रॉप को इंश्योर कीजिए कि उसका जो स्टैंड है, सीडलिंग्स का जो स्टैंड है वो प्रॉपर हो और ट्विस्टिंग ना हो रही हो जो क्रॉप्स हैं उनकी स्टेम में। तो फास्ट ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, और अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं क्रॉप में तो लगभग 8 से 9 फीट की हाइट तक क्रॉप की ट्रेनिंग की जा सकती है। और इतनी लग्जूरियस क्रॉप आपको देखने को मिलेगी जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे जैसे कि क्रॉप के ऊपर लोड ना हो, वेजिटेटिव लोड ना हो, तो स्टेम की ब्रेकिंग ना हो, तो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव्ड साइज़ रहे। तो बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है ये,
ट्रेनिंग और प्रूनिंग, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई फार्मर एक प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्रॉप को ग्रो कर रहा है तो उसको वैसे ही ना छोड़ दीजिए, ताकि आपकी जो क्रॉप है वो ट्रिमेंडसली ग्रोन तो करे, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो, बट एक क्रॉप की प्रॉपर शेप ना हो, ताकि उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और फ्रूट लोड ही सेट ना हो। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रीन हाउस के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रांच ट्रेनिंग सिस्टम। सबसे पहले ये आपकी मेन क्रॉप है, मेन एक प्लांट है कैप्सिकम का। जब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ब्रांच ट्रेनिंग सिस्टम में 2 ब्रांचेस को ही मेंटेन किया गया है ट्रेनिंग में, और ये आपकी प्राइमरी है, देन ये सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। तो सिर्फ 2 ब्रांचेस तक ट्रेनिंग करेंगे। तो ये लिटिल बर्ड्स हैं, लिटिल बर्ड्स को भी मेन स्टेम से रिमूव कर देंगे। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपकी टर्मिनल बड है। सबसे पहले आपकी जो मेन स्टेम है वहाँ पे टर्मिनल बड आएगी। देन ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस से सेकेंडरी ब्रांच से लिटरल्स निकलेंगे। तो उन लिटरल्स को हमने मेंटेन कैसे करना है, तो जो सेकंड बड रहेगी और थर्ड नोड का फ्लावर होगा उसी को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्मिनल फ्लावर, देन सेकंड बड एंड थर्ड नोड फ्लावर, उनको मेंटेन करके रखना है। तो ये जो है ट्रेनिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कैप्सिकम की क्रॉप में। देन 2 लीडर सिस्टम। 2 लीडर्स मीन्स कि 2 ब्रांचेस मेंटेन करेंगे पर प्लांट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर 2 ब्रांचेस, एक ब्रांच ये है, दूसरी ये है, इन दोनों को ही मेंटेन करेंगे। देन 4 लीडर सिस्टम। 4 लीडर सिस्टम का मतलब है 4 ब्रांचेस को। जैसे कि आपका टर्मिनल पॉइंट है, तो एक आपने यहाँ से मेंटेन करना है एक स्टेम को, एक को यहाँ से राइट और लेफ्ट साइड से। देन अगेन जो नेक्स्ट आपका जो बड रहेगा वहाँ से आपने मेंटेन करना है पर प्लांट एक ब्रांच को। तो यहाँ पे जब आप मेंटेन करेंगे तो आपके लगभग 4 सिस्टम्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो ये आपका रहता है 4 लीडर सिस्टम। देन प्रूनिंग में आप देख सकते हैं कि जो मेन आपके जो एक्स्ट्रा बर्ड्स रहेंगी, एक्स्ट्रा लीव्स होंगी मेन स्टेम के ऊपर, उनको रिमूव करना है। देन पिंचिंग यहाँ देख रहे हैं आप किस तरह से क्रॉप में पिंचिंग की गई है मेन स्टेम से। देन पिंचिंग ऑफ फ्लावर्स, एक्सेस ऑफ फ्लावर्स को रिमूव किया जाए, ताकि सिर्फ 2 या 3 फ्लावर्स को ही रिटेन करके रखेंगे, ताकि जो फ्रूट लोड है वो एक्सेस में ना हो, और जो एक फ्रूट बने उसका साइज़, शेप और क्वालिटी प्रॉपर रहे। देन यहाँ पे 2 और 4 लीडर सिस्टम यानी कि 2 स्टेम और 4 स्टेम पे जब क्रॉप की ट्रेनिंग की गई है तो उसे दिखाया गया है। ये आपकी 2 स्टेम ट्रेनिंग है, और इस साइड को आप देख रहे हैं 4 स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम है। देन पेपर के जो प्लांट्स रहते हैं वो हम सिंगल स्टेम पे भी मेंटेन कर सकते हैं। सिंगल स्टेम पे किस तरह से मेंटेन करेंगे, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, जैसे कि यहाँ पे आपका मेन स्टेम है पेपर के प्लांट की, और लगभग 9 से 13 लीव्स डेवलप हो गई हैं इस मेन स्टेम पे। तो जब 9 to 13 लीव्स यहाँ पे डेवलप हो गई हैं तो उसके बाद ही हम ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब आपकी मेन स्टेम यहाँ से 2 में डिवाइड हो जाएगी, आपको जो टर्मिनल बड है उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो स्टेम है वो 2 सिस्टम में या 2 स्टेम्स में डिवाइड होगी, और उसके बाद आपके यहाँ पर हो सकता है 3 से 4 शूट्स डेवलप हो। तो यहाँ पर आपने टर्मिनल फ्लावर्स को रिमूव करना है, और इस पोर्शन से भी टर्मिनल फ्लावर को रिमूव करना है। तो इस तरह से
दो मेन स्टेम को मेंटेन करेंगे एक प्लांट के ऊपर, यानी कि एक मेन स्टेम के ऊपर, और प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे, पिंचिंग करेंगे। प्रूनिंग और पिंचिंग जो है एक्सेस फ्लावर्स की, एक्सेस ऑफ फ्रूट्स की करेंगे, ताकि फ्रूट लोड जो है वो प्रॉपर रहे और जो वेट है फ्रूट्स का वो डिस्टर्ब ना हो, और जितना मार्केट में डिज़ायरेबल फ्रूट वेट रिक्वायर्ड है वो मेंटेन रहे। देन जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेम को मेंटेन किया गया है और उनको स्ट्रिंग्स के साथ एक रस्सी के साथ बांध दिया गया है लगभग 8 से 9 फीट हाइट पे। उसके बाद हम स्टेम्स को क्लिप्स लगाएंगे। क्लिप्स लगाने के बाद उनकी जो है रिंग्स के साथ उनको एक टाई अप करेंगे। ये आप देख रहे हैं क्लिप्स हैं, यहाँ पर 2 स्टेम्स को क्लिप से बांधा गया है और इसमें जो वायर है, जिसे कि आप स्ट्रिंग या रिंग प्लास्टिक की जो वायर रहती है उसके साथ उसको क्लिपिंग करेंगे, यानी कि क्लिप्स के साथ वायर को स्टिक करेंगे। और उसके बाद हम क्रॉप की ट्विनिंग करेंगे। और ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है वो लगभग 3 और इवन 2 वीक्स के अंदर हमें करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉप की बहुत ही फास्ट ग्रोथ रहती है पॉली हाउस के अंदर। देन फर्टिगेशन, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन से जनरली हम फर्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप ओपन में क्रॉप देख रहे हैं कि किस तरह का सिस्टम, कैसे लेआउट की गई है पूरे के पूरे क्रॉप में इस सिस्टम की फॉर फर्टिगेशन पर्पस। अब वाटर की क्वांटिटी के ऊपर रिक्वायर्ड जो है, कितनी वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है पेपर के लिए, ग्रीन पेपर के लिए इरिगेशन पर्पस से, तो वो डिपेंड करता है कि क्रॉप की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्या हैं और कौन सी स्टेज है क्रॉप की ग्रोथ होने की। तो लगभग NPK का जो सॉल्यूशन है वो 5:3:6 की रेशो में हम प्रिपेयर करेंगे और ड्रिप फर्टिगेशन ही करेंगे। जनरली अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट और फॉस्फोरिक एसिड जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस जो है क्रॉप को प्रॉपर मिलेगा, जो कि बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। देन कैल्शियम का स्प्रे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्रॉप में, जब हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर पेपर को ले रहे हैं या उसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो कैल्शियम फर्टिलाइज़र्स जो कि मार्केट में आपको इजीली कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, तो उस तरह के फर्टिलाइज़र्स को सप्लाई करना है ताकि कैल्शियम से रिलेटेड कोई भी डेफिशिएंसी ना रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लॉसम एंड रॉट, तो ब्लॉसम एंड पे रॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है। एंड देन ब्राउनिंग से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉप की जो क्वालिटी है वो कैसे जो है डिसहार्ट हो रही है, और एक मार्केट में इस तरह के फ्रूट्स अच्छा प्राइस नहीं गेन कर पाते। देन पॉलिनेशन, यानी कि फ्रूट सेटिंग के लिए पॉलिनेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात करें तो किस तरह की क्रॉप है, पेपर जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें लगभग जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो परसेंटेज अगर मैं बताऊं तो लगभग 12 से 18% तक रहता है। हालांकि ये क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड है, पर जो बीज की एक्टिविटीज़ हैं वो इस क्रॉप में रहती हैं। तो बीज, थ्रिप्स और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स रहते हैं जो ब्लॉसम टू ब्लॉसम नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और पॉलन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो नंबर ऑफ सीड्स, एक फ्रूट में कितने सेट हो रहे हैं वो आपका पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीड्स जो हैं पर फ्रूट ज़्यादा होंगे और फ्रूट्स की जो ग्रोथ होगी वो भी ज़्यादा रहेगी और उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव्ड रहेगा। जब भी एक्टिविटी जो है बम्बल बीज या हनी बीज से हो रही है, यानी कि पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है। तो फ्रूट सेट जो है इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट सेट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए जब हम पॉली हाउस के अंदर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो फ्रूट सेट के लिए लगभग सबसे पहले
टेम्परेचर, रूट टेम्परेचर की बात करें जो कि 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और फ्रूट की सेटिंग के वक्त जो टेम्परेचर यानी कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर है, नाइट का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि लगभग 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है 700 से 1000 ppm तक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में जब हम क्रॉप को ग्रो करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो बनना है वो ज़्यादा होगा, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ऑप्टिमम रहेगी, जो कि लगभग 700 से 1000 ppm तक है। देन अबाउट द फ्रूट लोड एंड फ्रूट ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्रॉप में कि एक मेन स्टेम में यहाँ पर कितने फ्रूट्स जो हैं वो सेट हुए हैं। तो फ्रूट लोड की वजह से अगर ज़्यादा फ्रूट लोड होगा यानी कि एक ब्रांच पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स ग्रो करेंगे, तो हो सकता है कि वो क्रॉप में कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे कि डिके की प्रॉब्लम और रॉटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो डिपेंड करता है कि कितना लाइट की परसेंटेज है, टेम्परेचर कितना है अंदर का, और प्लांट का क्या साइज़ है, उसके ऊपर ही नंबर ऑफ़ फ्रूट्स यानी कि फ्रूट लोड डिपेंड करेंगे। तो एक यंग प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो लगभग 10 से 12 फ्रूट्स को ही रिटेन करके रखिए पर मीटर स्क्वायर एरिया में, जब लाइट की कंडीशन सही ना हो, और 20 से 24 फ्रूट जब लाइट और एरिएशन प्रॉपर रहे ग्रीन हाउस के अंदर। और जो आपका फ्रूट रहेगा, फ्रूट की जो सेटिंग रहेगी लगभग 5 से 9 वीक्स के अंदर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइम में ट्रांसप्लांटिंग हो रही है और उसके कितने टाइम बाद फ्रूट में सेटिंग हो रही है, तो जिससे फ्रूट जो है एक फुल साइज़ अटेन करे तो और एक प्रॉपर कलर रहे। तो ये फ्रूट लोड के बारे में था कि किस तरह से अगर कोई भी एक फार्मर सपोज़ कीजिए किसी कैप्सिकम की या बेल पेपर की कोई वैरायटी है, पर्टिकुलर वैरायटी है, उसको ग्रो कर रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि ग्रीन हाउस के अंदर, तो एक मेन जो क्रॉप है उसमें कितने फ्रूट सेट होने चाहिए ताकि जो क्रॉप की क्वालिटी है, फ्रूट का साइज़ है, वेट है, वो इफ़ेक्ट ना हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ बताया कि लगभग 10 से 12 फ्रूट्स को ही रिटेन करना है एक यंग प्लांट में। देन अब फ्रूट लोड जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर एक्सेस ऑफ फ्रूट लोड रहेगा तो जो साइज़ है, क्वालिटी है, वो डिग्रेड हो जाएगी, यानी कि वो इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि लाइट और टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है फ्रूट्स का बनना। तो यंग प्लांट पे मैंने बताया 10 से 12 फ्रूट्स पुअर लाइट कंडीशंस में और 20 से 24 फ्रूट गुड लाइट कंडीशंस में। देन हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। जब फ्रूट्स का एक प्रॉपर कलर और एक प्रॉपर फॉर्म हो जाए, फ्रूट फॉर्मनेस आ जाए, तभी हमने फ्रूट को हार्वेस्ट करना है। तो बेस्ट कलर की जो डेवलपमेंट है तो लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही रहती है। तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब फ्रूट के कलर की डेवलपमेंट हो रही है तो उतना टेम्परेचर यानी कि पॉली हाउस के अंदर आपका टेम्परेचर रहना चाहिए। तो हार्वेस्टिंग जनरली हम मॉर्निंग टाइम में करेंगे अगर नियर बाय मार्केट्स के लिए हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और अगर डिस्टेंट मार्केट यानी कि बहुत दूर की मार्केट्स के लिए हार्वेस्टिंग की जा रही है तो लगभग शाम के समय ही हार्वेस्टिंग करेंगे। और जितनी भी ओवर हेड वाटर स्प्रे हैं वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट की जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि फ्रेशनेस रहेगी फ्रूट में और फ्रूट आपका फर्म रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग और पैकेजिंग देन स्टोरेज का, क्योंकि एक नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट है, यानी कि प्री कूलिंग हार्वेस्टिंग के बाद होना इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसलिए एक हाई टेम्परेचर और एक हाई ह्यूमिडिटी पे से इसको स्टोर करना इम्पॉर्टेंट है।
तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रूट का कलर डेवलप होना स्टार्ट होता है। देन किस टाइम पे हमने हार्वेस्टिंग करनी है, मॉर्निंग टाइम में हार्वेस्टिंग करनी है नियर बाई मार्केट के लिए, और इवनिंग टाइम पे डिस्टेंट मार्केट के लिए यानी कि दूर के मार्केट के लिए। और जो लगभग जैसे ही हम इस क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो प्री कूलिंग रहती है यानी कि फील्ड हीट का लॉस रहता है। और तो प्री कूलिंग के लिए हम इसमें ओवरहेड वाटरिंग का स्प्रे करेंगे। और एक नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट होने की वजह से इसकी जो केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग हैंडलिंग और पैकेजिंग। देन ग्रेडिंग, तो पैकेजिंग में ग्रेडिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है कि जैसे कि अगर कोई फ्रूट है उसका डायमीटर ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर है और कोई फ्रूट है जिसका डायमीटर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7.5 टू 7.9 सेंटीमीटर है, देन सम फ्रूट्स 6 टू 7.4 सेंटीमीटर की रेंज में लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डायमीटर, एंड सम 5 टू 5.9। तो उसके लिए एक रेंज बताई गई है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो इस तरह से हम फ्रूट्स की ग्रेडिंग करेंगे और पैकेजिंग की तरफ जाएंगे। तो जितने भी फोलियर स्प्रेज जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटर्स रहते हैं, इथरल को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इथरल की वजह से राइपनिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो सकता है और जिसकी वजह से जो फ्रूट की क्वालिटी होगी वो इफ़ेक्ट होगी। तो जितने भी हार्वेस्टेड किए हुए फ्रूट्स हैं, अगर हम इनको लंबे टाइम तक हार्वेस्ट करके स्टोर करना चाहते हैं तो लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे कैप्सिकम के फ्रूट्स को, और 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखेंगे। तो अगर इस टेम्परेचर से कम यानी कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी वजह से चिलिंग इंजरी हो सकती है, और चिलिंग इंजरी की वजह से ब्लैक कलर के स्पॉट्स कैप्सिकम की क्रॉप में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं हार्वेस्टिंग के टाइम उनको हमने अवॉइड करना है, और स्टोरेज के कंडीशंस जो है प्रॉपर करनी है किसी भी क्रॉप प्लांट के लिए जो कि कैप्सिकम से रिलेटेड है। मॉइस्चर लॉस को चेक करने के लिए और किसी भी प्रकार की ब्रूजिंग ना हो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टाइम, तो उसके लिए वैक्सिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस रहती है। तो वैक्सिंग में एक कोटिंग की जाती है जिससे कि जो उसका फील्ड लॉस है वो ज़्यादा नहीं होता और जो क्रॉप है वो फ्रेश रहती है। देन अबाउट द ईल्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर्ड कैप्सिकम की ईल्ड कम है ग्रीन फ्रूट से, जो कि लगभग 60 और 70 टन्स का गैप है, क्योंकि जब हम ग्रीन कलर के फ्रूट्स को कलरिंग के लिए छोड़ देते हैं तो उसका जो साइज़ है और जो फ्रूट की जो आप कह सकते हैं उसका जो पेरिकार्प है उसकी थिकनेस भी थोड़ी कम होती है, थोड़ा जो फ्रूट है वो वेट को कम करेगा और उसकी वजह से जो कलर की डेवलपमेंट होगी वो ज़्यादा रहेगी। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है इरिगेशन पे, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पे, प्लांट की ज्योमेट्री यानी कि ट्रेनिंग प्रूनिंग पे, देन अबाउट द वेट। अगर हम एवरेज वेट ले रहे हैं एक क्वालिटी कैप्सिकम का, क्वालिटी कलर्ड कैप्सिकम का जो कि 4 लोब्ड की वैरायटी है, तो लगभग 180 से 220 ग्राम का वेट रहना चाहिए। देन हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, तो इस तरह से हम हार्वेस्टिंग करेंगे और ग्रीन फ्रूट्स की स्टोरेज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्रेट्स में फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया गया है और उसकी जो पैकेजिंग है एक प्रॉपर पैकेजिंग की गई है। देन हार्वेस्टेड फ्रूट्स के लिए जो टेम्परेचर है वो किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। तो इस तरह के फ्रूट्स जब हम पैकेजिंग के मटेरियल इस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा प्राइस मार्केट में मिल सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रूट इस जो कैप्सिकम ग्रोअर्स हैं जो क्रॉप को ग्रीन हाउस के अंदर ले रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले उनको मार्केट तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पर उन्हें प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल रहा हो अपनी क्रॉप का। तो मैंने बताया 0 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमने अवॉइड करना है स्टोरेज के टाइम।
यहाँ पे ईल्ड बताई गई है कि कितना ईल्ड रहता है कलर्ड कैप्सिकम का, जो कि लगभग 60 से 70 टन है, और 120 टन तक ग्रीन हाउस के जो ग्रीन कलर के फ्रूट रहते हैं कैप्सिकम के, उनकी ईल्ड रहती है। तो ईल्ड का जो डिपेंडेंस है वो डायरेक्टली वेराइटी और क्लाइमेटिक कंडीशंस और क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे रहता है। देन अबाउट द प्लांट प्रोटेक्शन में आपके जितने भी इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं वो आएंगे, और कुछ डिजीज़ रहती हैं, जैसे कि स्वीट पेपर के क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्रॉप को अंदर ग्रो कर रहे हैं ग्रीन हाउस में, तो चांसेस डेवलप हो सकते हैं नर्सरी से आपके मॉडलिंग वायरस के, मोज़ाइक वायरसेस के, जैसे कि पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो वायरस, सेकेंड इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस, देन कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस एंड पेपर मॉटल वायरस, जो कि वेक्टर जिनको ट्रांसमिट होने के लिए वेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वेक्टर्स आपके रहते हैं एफिड्स और माइट। देन टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो कि मैकेनिकली ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि जब भी हम हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग कर रहे हैं क्रॉप में, तो जो भी हम चीज़ यूज़ करेंगे, मतलब जिस भी चीज़ से उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीजर्स के साथ जो प्रूनर्स रहते हैं, मैकेनिकल प्रूनर्स रहते हैं, तो उनको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करेंगे ताकि क्रॉप में वायरस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन यही रीज़न है कि वायरस से अगर हमने क्रॉप को सेव करना है, तो ग्रीन हाउस में जो लेबरर्स होते हैं वहाँ पे उनको स्मोकिंग या टोबैको को च्यूइंग करना नहीं अलाउ किया जाता, क्योंकि इन चीज़ों की यूज़ से जो क्रॉप के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोज़ाइक वायरस। तो वायरस का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, बट स्टिल वायरस जो है वेक्टर से ट्रांसमिट हो रहा है, तो वेक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड से। और सेकेंडली हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। देन येलो और ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाइज, एफिड्स और थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देन फंगल डिजीज़ में इंपॉर्टेंट डिजीज़ आती है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडर कलर के पैचेस रहते हैं क्रॉप के, जो मेन क्रॉप है उसके लीव्स के अंडरनीथ में, यानी कि अंडर साइड पे। तो सल्फ़र के फंजीसाइड जैसे कि कैराथॉन, सल्फेक्स का से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं डिज़ीज़ को। नॉर्मली हम क्रॉप रोटेशन पे जाते हैं जब भी हम इंसेक्ट पेस्ट से अगर हमें क्रॉप को सेव करना है एक ग्रीन हाउस के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट रहता है क्रॉप रोटेशन। और रूट रॉट जैसे प्रॉब्लम से सेव करना है, डैम्पिंग ऑफ से सेव करना है क्रॉप को, तो हमें जो है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारी जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ेंगी, ताकि जो क्रॉप है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर देखने को पाई गई हैं, जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, कॉलर रॉट, एफिड, माइट्स एंड कैटरपिलर्स। तो बैक्टीरियल विल्ट की आप यहाँ देख रहे हैं। देन एफिड्स की वजह से जो क्रॉप की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो कम हो रही है, और क्रॉप के ऊपर फ्रूट लोड या फ्रूट की जो क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। देन सूटी मोल्ड में जो है वो हनी ड्यू की सिक्रेशन होती है एफिड्स के द्वारा। आप यहाँ पे हनी ड्यू देख सकते हैं कैप्सिकम की क्रॉप के ऊपर ड्यू टू एफिड्स। एंड देन सन स्कैर। तो सन स्कैर जो है एक मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैप्सिकम की क्रॉप में, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ग्रीन हाउस के अंदर। देन सम इको फ्रेंडली टेक्निक्स फॉर कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इंसेक्ट पेस्ट। तो येलो स्टिकी ट्रैप्स, देन सम फेरोमोन हार्मोन्स ट्रैप आप यूज़ कर सकते हैं क्रॉप को सेव करने के लिए। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैप्स को जो है हैंग किया गया है। So it is all about the capsicum crop growing under the protected structures. Thank you.